अंग्रेजों ने सारी तरह से पूरी तरह से देश को निचोड़ दिया था और उसके पास हमारे पास कुछ नहीं बच गया था। यहाँ पर जरूरत थी इस देश को संभालने की, इसलिए संभालने की जरूरत थी क्योंकि तब तक भी हमारा देश जो है वो कई तरह की धारणाओं में, कई तरह की कुप्रथाओं से ग्रसित था। जो गरीब, किसान, मजदूर, जो सबसे नीचे तबके के जो लोग थे वो सबसे ज्यादा प्रताड़ित किए गए थे। अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा शोषण उनका किया, फिर जमींदारों ने किया, कई तरह से आर्थिक स्तर पर, जातीय स्तर पर, धर्म के स्तर पर, और भी पता नहीं। महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो इनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। आप लोगों ने सती प्रथा का नाम सुना होगा, सुने हैं आप लोग? सती प्रथा, सती प्रथा का अर्थ ये था कि अगर उसका पति का देहांत हो जाए तो उसकी पत्नी को जीने का अधिकार नहीं था। उसके पति के साथ ही उसको चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। जब उसके पति का 100 आदमी लेके जाता था शमशान घाट की तरफ तो उस औरत को नशा पिलाया जाता था ताकि उसको ये बात समझ में ना आए, होश में ना रहे, और उस नशे में उसको सजा धजा कर बाजे के साथ पीछे खूब नगाड़ा बजाते हुए लोग लेके जाते थे। चिता पर रखने के बाद जब वो जलने लगती थी और चिल्लाने लगती थी तो बांस से, लकड़ी से उसको दबाते थे कि तो चिता से भाग न जाए, और उसकी चीख को दबाने के लिए ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, सती की जयकार होती थी। अब समझ लीजिए ये स्थिति थी महिलाओं की। शिक्षा के अधिकार की तो बात नहीं अलग है, उसकी बात भी हम लोग बाद में करेंगे। ये सिचुएशन थी, ये कुप्रथाएं थी उस समय में। महिलाओं की ये स्थिति थी, गरीबों की ये स्थिति थी। तो संविधान हमारा जो है, आप लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद हमारे नेताओं ने सोचा कि अब इसको शुरू कैसे किया जाए, क्योंकि 200 सालों की जो ये चीज़ थी उसको फिर से एक तरह से इसको रीबर्थ करना था, ये राष्ट्र का निर्माण फिर से करना था। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज़ थी कि हमारे पास विद्वान हैं कि नहीं, इंटेलेक्चुअल्स हैं कि नहीं। ये सोचना आवश्यक था कि समाज के विभिन्न पहलुओं पर, हर एक स्तर पर, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे स्तर पर लोगों को एक समान न्याय मिले। हर तरह से सोचा जाए कि किसी की धार्मिक भावना आहत ना हो, अमीरी गरीबी बीच में ना आए, राष्ट्र का निर्माण हो। तो राष्ट्र का निर्माण कैसे हो जाएगा? ना तो वहाँ पे गरीब लोगों को पढ़ने की अधिकार था और न ही महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था। और जब तक आपका राष्ट्र शिक्षित ही नहीं होगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? ये शिक्षा की ही देन थी, ये विद्वानों की ही देन थी जिन्होंने इस संविधान को बनाया। संविधान की समिति गठित की गई, उसमें बड़े बड़े विद्वान बैठे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव और भी 7 सदस्य थे, और इन सभी ने मिलकर इसका एक खाका तैयार किया जिसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उस 7 समितियों में करीब करीब 3 से 4 सदस्य ऐसे थे जिनमें से किसी एक का निधन हो गया था, जिसमें से किसी 2-3 ने इस्तीफा ले लिया था और उनकी जगह पे किसी नए को बुलाया गया था। इस वजह से इस संविधान के प्रारूप को बनाने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ 2 लोगों पर आ गई थी, एक थे BN राव और एक थे डॉक्टर अम्बेडकर। अब चूंकि डॉक्टर अम्बेडकर उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो इसलिए सारी जिम्मेदारी जो है, अधिक जिम्मेदारी अगर आप कहें तो उन्हीं पर थी। यही कारण है कि डॉक्टर अम्बेडकर को कहा जाता है कि संविधान के निर्माता हैं, क्योंकि कई बार ऐसा विरोधाभास हमें सुनने को लिए मिला है कि खाली अम्बेडकर जी बनाए हैं संविधान, और आदमी नहीं थे। बिल्कुल थे, उन सभी का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन उनका योगदान इनसे कम था। सारी जिम्मेदारी इन पर आ गई थी। इस वजह से इन्होंने दिन रात मेहनत करके इस प्रारूप समिति को आगे लेकर गए और इसके प्रारूप का निर्माण किया। तब जाकर आज हम एक साथ इसमें से यहाँ पर जितने भी सारे बच्चे बैठे हुए हैं, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं और जहाँ तक भी सुन रहे हैं, यहाँ पर एक सभा में आप लोग आकर खड़े हुए हैं, इस झंडे के नीचे खड़े हुए हैं। इसमें से किसी की जाति नहीं पूछी गई है, किसी का धर्म नहीं पूछा गया है। इसमें हर धर्म, हर जाति के बच्चे, हर तबके के लोग यहाँ पर हैं, क्या अमीर क्या गरीब, सभी कोई।
तो डॉक्टर अंबेडकर और सभी विद्वानों ने ये माना कि इस देश को फिर आगे बढ़ाना है। अब चूंकि देश तो कमजोरी स्थिति में है, अब कमजोरी स्थिति में है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए मजबूत हाथ की आवश्यकता है। और मजबूत हाथ कहाँ से मिलेगा? आदमी को शिक्षित होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने मौलिक अधिकार दिए संविधान में, और मौलिक अधिकार में सबसे पहला अधिकार है शिक्षा का अधिकार, जिसमें बिना किसी अमीरी के, बिना किसी गरीबी के, बिना किसी का धर्म पूछे, बिना किसी की जाति पूछे सबको मुफ्त शिक्षा सरकार उपलब्ध कराएगी, इस बात की व्यवस्था की गई। तब जाकर आप शिक्षित हो रहे हैं और तब जाकर आप इस देश का भविष्य का निर्माण करेंगे। तो आज के समय में मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी विद्यार्थियों थे या फिर जहां कहीं भी मेरी आवाज पहुंच पा रही है, उन सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर इस संविधान को बचाना है तो आपको शिक्षित होना है, तब आप अपने अधिकारों को समझ पाएंगे और तब इस संविधान की रक्षा कर पाएंगे। जब तक आप रक्षा नहीं करेंगे तो उसी संविधान का दुरुपयोग होगा और फिर जहां वो वरदान होना था वो आपके लिए अभिशाप बन के रह जाएगा। इसलिए आप सभी अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छा ज्ञान प्राप्त करें और अपने अधिकारों को समझें। और इसी के साथ मैं और ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Thank you so much, sir.